हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का लेसन 3 दैट इज फाइबर टू फैब्रिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे आज एनिमल फाइबर्स के बारे में। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द चैप्टर, बेटा मैं आपको एक बार रिकॉल करवाना चाहूँगी कि आप अपनी क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फाइबर्स से फैब्रिक्स कैसे बनता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि पहले फाइबर्स क्या होते हैं। फाइबर्स छोटे छोटे रेशे होते हैं, फाइबर्स से बनता है, इनको ट्विस्ट करके बनता है यार्न, और फिर यार्न की वीविंग या निटिंग से बन जाता है फैब्रिक। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी। फाइबर्स को ट्विस्ट करके, जैसे बेटे अभी मैंने आपको बताया कि इस तरह से बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग इस तरह से थ्रेड्स या यार्न्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर इन थ्रेड्स की और यार्न्स की वीविंग की जाती है। वीविंग होता है इस तरह का, ये देखिए इस तरह का थ्रेड्स का या यार्न का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरेंजमेंट। यहाँ मैंने इनको थोड़ा खुला खुला रखा है। ये अगर थ्रेड्स को हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इस तरह से अरेंज कर दें तो इस तरह की प्रोसेस को वीविंग कहा जाता है। ये देखिए, ये इसको अगर ऐसे इकट्ठा कर दिया जाए तो ये एक सिंगल पीस की तरह, फैब्रिक की तरह लगने लग जाता है। सो वीविंग of the yarn or the thread, this results in the formation of the fabric। ये देखिए मैंने यहाँ पर आपको एक पीस ऑफ फैब्रिक रखा है। इस फैब्रिक को फिर हम यूज़ करते हैं डिफरेंट ड्रेस मटेरियल्स या क्लॉथ, या फिर जैसे आपके कवर्स, बेड कवर्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। ये बेटा वही पीस ऑफ फैब्रिक है, इसको आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से ये वीविंग ऑफ यार्न्स या थ्रेड से बना हुआ है। इसको आप एक साइड में से देखें तो आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें से ये थ्रेड्स जो हैं ये अलग हो रहे हैं। ये आपको मैं अलग करके दिखाती हूँ। देखिए ये इसके थ्रेड्स अलग कर लिए मैंने वर्टिकल अरेंजमेंट में। ये वर्टिकल अरेंजमेंट और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट से ये सिंगल पीस ऑफ फैब्रिक को वीव करके तैयार किया गया है। ये देखिए ये अलग हो रहे हैं, ये जो हैं ये थ्रेड्स की वीविंग से ये हमने सिंगल पीस ऑफ फैब्रिक को तैयार किया है। तो ये अब आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से फाइबर की स्पिनिंग से यार्न बनता है। बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग यार्न बनता है या थ्रेड बनता है, और थ्रेड की वीविंग या निटिंग से आपका फैब्रिक बनता है। सो दिस इज क्लियर टू यू। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर्स के बारे में। चिल्ड्रन, फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेचर। वो हमें नेचर से ही मिलते हैं, और इनके सोर्सेज हैं, वन दोज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड द अदर दोज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द एनिमल्स। और सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, यानी कि मैन ने सिंथेसाइज किए हैं इन दी फैक्ट्रीज बाय द हेल्प ऑफ, दे आर मैन मेड और सिंथेसाइज्ड बाय मैन इन द फैक्ट्रीज बाय द केमिकल्स। सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बेटा आप अपनी क्लास 8 में पढ़ेंगे। सो वी लीव दिस टॉपिक हियर ओनली। प्लांट फाइबर्स में आप अपनी क्लास 6 में कॉटन और जूट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लास 7 में हम एनिमल फाइबर्स के बारे में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्लास 7 में हम एनिमल फाइबर्स में, जिसमें हम पढ़ेंगे वूल और सिल्क फाइबर के बारे में। इससे पहले कि मैं आपको ये समझाऊं कि वूल और सिल्क फाइबर कैसे डिराइव होते हैं, मैं आपको कुछ फैब्रिक्स दिखाना चाहूँगी जो कॉटन, जूट, वूल और सिल्क से बने हुए हैं। दिस इज अ कॉटन फैब्रिक मेड फ्रॉम कॉटन फाइबर, एंड दिस इज ए जूट फैब्रिक, a jute bag made from the jute fiber.
They both are the fibers derived from the source plant source. Now this is a wool fabric derived from the wool fiber, and this is a silk fabric derived from the silk fiber. Both these fabrics are derived from the fibers which are derived from the animal source. आपने इन सभी फाइबर्स से बने फैब्रिक्स को तो देख ही लिया, पर अब इस चैप्टर में हम डिटेल में जो फाइबर्स को पढ़ने जा रहे हैं वो है एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। तो चलिए हम वूल और सिल्क की प्रोसेसिंग को, और सबसे पहले वूल की प्रोसेसिंग को पढ़ते हैं। You know children that wool is derived from the fleece. Fleece होता है hair of animals like, आपको ज्यादातर लगता है कि शीप की फ्लीस से ही वूल बनती है, बट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्लीस, या फ्लीस का मतलब होता है जैसे मैंने अभी आपको बताया हेयर ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, याक एंड गोट। ये सभी एनिमल्स जो हैं ये कोल्डर रीजन्स में रहने वाले एनिमल्स हैं, और इनकी बॉडी जो है कवर्ड होती है बाय अ कोट ऑफ हेयर, बिकॉज दिस कोट ऑफ हेयर प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द सिवियर कोल्ड। बहुत ठंडी से इनको ये जो हेयर का कोट होता है ये प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये जो हेयर हैं इनकी बॉडी पे, इनके बीच में एयर ट्रैप्ड होती है, और एयर जो है दैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है तो ये इनकी बॉडी हीट को बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से ये इनको सर्दियों में गर्म रखती है। तो चलिए अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि प्रोसेसिंग ऑफ वूल में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें 6 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले है शेयरिंग। शेयरिंग में क्या होता है चिल्ड्रन, देयर इज रिमूवल ऑफ फ्लीस। फ्लीस जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इट इज द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ द एनिमल। द एनिमल कैन बी शीप, इट कैन बी याक और गोट। इसकी जो बॉडी पे हेयर होते हैं उनको शेव ऑफ किया जाता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे यहाँ पर कस्टम है छोटे बच्चों का, जैसे मुंडन होता है, बार्बर उसके बाल काटता है, उसी तरह से ऊपर से बॉडी के हेयर शीप के रिमूव कर दिए जाते हैं। जैसे मुंडन के वक्त बच्चे को कोई दर्द नहीं होता है, ऐसे ही शीप को रिमूवल ऑफ फ्लीस के टाइम या शेयरिंग के टाइम कोई पेन फील नहीं होती है। नेक्स्ट स्टेप है स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या होता है, वॉशिंग ऑफ शेयर्ड फ्लीस इन द टैंक्स टू रिमूव डस्ट, ग्रीस एंड डर्ट। इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमने फ्लीस या हेयर शेयर किए हैं या शेव ऑफ किए हैं एनिमल की स्किन से, उनको टैंक्स में डालकर वॉश किया जाता है। इट इज डन ईदर मैनुअली, मैनुअली मतलब हाथों से धोया जाता है, या फिर इसको मशीन्स के साथ भी वॉश किया जाता है, ताकि जितनी भी इसमें डस्ट या ग्रीस है वो रिमूव की जा सके। नेक्स्ट स्टेप होता है सॉर्टिंग। इसमें क्या किया जाता है, ये स्टेप ज्यादातर फैक्ट्रीज में किया जाता है। इसमें जितने भी हमारे पास फाइबर्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है, अलग अलग ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं या बॉक्सेस बना दिए जाते हैं, और उन बॉक्सेस में फाइबर्स को उनकी लेंथ, यानी कि एक लेंथ के फाइबर्स को एक बॉक्स में, लंबे जो हैं फाइबर्स उनको एक बॉक्स में, छोटी लेंथ के फाइबर्स को एक बॉक्स में, टेक्सचर, कलर के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से इनकी सॉर्टिंग की जाती है। 4th स्टेप है रिमूवल ऑफ बर्स। बर्स बेटा जैसे आपने देखा होगा स्वेटर पे छोटे छोटे बॉल्स, जिनको हम हिंदी में बुर कहते हैं, उनको हम बर्स कहते हैं। तो जैसे स्वेटर पे बर्स आ जाते हैं, उसी तरह से फाइबर्स पे भी बर्स होते हैं, उनको रिमूव किया जाता है। अब इस 4th स्टेप के बाद यहाँ पर हम अपना 2nd स्टेप जो कि स्कोरिंग यानी कि वॉशिंग, इसको रिपीट करते हैं, और इसके बाद इसको फाइबर्स को हम सन में ड्राई करते हैं।
देन नेक्स्ट स्टेप इज डाइंग। डाइंग में क्या होता है, फाइबर्स को डिफरेंट कलर्स में डाई किया जाता है। एक्चुअली नेचुरल कलर जो फाइबर्स का है, आपने देखा होगा शीप्स या गोट्स वगैरह का कलर ज़्यादातर आपने देखा है वो ब्राउन, वाइट या मैक्सिमम ब्लैक कलर की होती हैं, बट स्वेटर्स तो आपकी सिर्फ इन 3 कलर्स में नहीं मिलती। मैंने भी अभी जो आपको दिखाया था वुलन फैब्रिक, वो ब्लू कलर का था। तो डिफरेंट कलर्स में ऑब्टेन करने के लिए हम इनको डाई करते हैं। सो दिस इज द 5th स्टेप, जहां पर हम फाइबर्स को डिफरेंट कलर्स में डाई करते हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज रोलिंग। इसमें क्या किया जाता है, फाइबर्स को रोल कर दिया जाता है इनटू यार्न्स। इस तरह के यार्न्स या गोले जिससे आपके मम्मा भी कई बार स्वेटर बनाते हैं, ये यार्न्स में इनको रोल कर दिया जाता है। सो दीज आर द स्टेप्स विच इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग ऑफ वूल फाइबर। चलिए हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं द 6 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल। फर्स्ट इज द शेयरिंग। शेयरिंग में आप देख रहे हैं, दिस इज द रिमूवल ऑफ द फ्लीस। फ्लीस यानी कि हेयर ऑफ द स्किन, हेयर ऑन द स्किन ऑफ द शीप। सेकेंड स्टेप इज स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या होता है, जो शेयर्ड फ्लीस है उसकी वॉशिंग की जाती है इस तरह के टैंक्स में। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि मैन्युअली वॉशिंग की जा रही है और इस पिक्चर में वॉशिंग की जा रही है थ्रू दी मशीन्स। थर्ड स्टेप इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग इज द स्टेप इन विच द फाइबर्स आर सेपरेटेड। फाइबर्स को उनकी टेक्सचर, क्वालिटी, कलर और लेंथ के मुताबिक अलग अलग बॉक्सेस में सेपरेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज़ द रिमूवल ऑफ द बर्स। यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली दिखाया है कि बर्स क्या होते हैं। इस तरह के बर्स जो हैं फाइबर्स पे होते हैं, इनको रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज़ डाइंग। डाइंग में क्या होता है कि हर फाइबर्स को डिफरेंट कलर्स की डाई में डाल के डिफरेंट कलर्स में डाई कर दिया जाता है, ताकि हम डिफरेंट कलर्स की स्वेटर्स या डिफरेंट वूलन फैब्रिक्स तैयार कर सकें। लास्ट स्टेप इज़ रोलिंग। रोलिंग में मैंने आपको पहले भी दिखाया, इस तरह के यार्न्स में रोल कर दिया जाता है। सो दीज आर द 6 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल। अब हम पढ़ते हैं सिल्क फाइबर और प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क के बारे में। सिल्क हमें मिलती है सिल्क वर्म से, और ये एक एनिमल फाइबर है। एंड रेयरिंग ऑफ silkworms, rearing of silkworms for obtaining silk is called as सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर क्या होता है बेटा, ये एक तरह की फार्मिंग है। जैसे फार्मिंग में फार्मर्स जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को ग्रो करते हैं उससे प्रोडक्ट निकालने के लिए। इसमें सेरीकल्चर में क्या होता है कि ये सिल्क वर्म्स को अपने पास ग्रो करते हैं, ताकि इन सिल्क वर्म्स में से वो सिल्क को निकाल सकें या सिल्क को डिराइव कर सकें। इससे पहले कि हम सिल्क फाइबर की प्रोसेसिंग को पढ़ें, ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क वर्म की लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं। दी अडल्ट स्टेज, दी एग स्टेज, दी लार्वल स्टेज एंड दी प्यूपल स्टेज। इन सभी स्टेजेस को मैं आपको अभी क्लियरली और ज़्यादा क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहूँगी। आप मेरे साथ देखिए। तो चलिए हम सिल्क वर्म के लाइफ साइकिल को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एक फीमेल सिल्क मॉथ, अडल्ट मॉथ से। ये जो फीमेल सिल्क अडल्ट मॉथ होती है, ये इसकी नेचर क्या है कि ये मलबरी ट्री की लीव्स पर, आपको मैंने दिखाने के लिए, ये देखो मलबरी ट्री क्या होता है। मलबरी ट्री आपने देखा होगा बच्चों, जिसे आपने देखो यहाँ पर अभी क्लियरली नहीं दिख रहा है, मैंने कोशिश तो की है आपको दिखाने के लिए। ये शहतूत का पेड़ होता है। ये ब्लैक कलर का फ्रूट बन जाता है जब ये पूरा, अभी तो ये रॉ फॉर्म में है,
आपको दिख रहा है बेटा क्लियरली यहाँ पर? ये अभी रॉ फॉर्म में है तो ये ग्रीन कलर का है, जब ये पूरा पक जाएगा तो ये ब्लैक कलर का फ्रूट बन जाता है। तो ये मलबरी लीव्स हैं। इस तरह की लीव्स पर ये जो मॉथ है ये हंड्रेड्स ऑफ एग्स जो है ले करती है। अब ये जो फीमेल अडल्ट मॉथ थी ये मलबरी ट्री की लीव्स पर हंड्रेड्स ऑफ एग्स जो है ये देखिए ये एग्स इसने ले कर दिए। कुछ दिनों बाद ये एग्स जो हैं हैच हो जाएंगे और इनमें से लार्वा निकलने लग जाएंगे। ये इस तरह के लार्वा जो हैं जिन्हें हम कैटरपिलर या सिल्क वर्म कहते हैं, एग्स में से हैच होकर लार्वा निकल जाते हैं। ये लार्वा जो हैं ये मलबरी लीव्स को खाते हैं और इनको ये 25 से 30 डेज तक कंटिन्यूसली इन मलबरी ट्री की लीव्स पर ये फीड करेंगे और ये साइज़ में ग्रो करने लग जाते हैं। जब ये साइज़ में काफ़ी बड़े हो जाते हैं, ये मैंने आपको कुछ दिखाने के लिए कि जब ये ऑलमोस्ट इतने बड़े हो जाते हैं साइज़ में, ये एक सिल्क वर्म ये जिसे हम कैटरपिलर भी कहते हैं, तब ये क्या करता है, ये अपने आसपास एक फाइबर्स की कवरिंग बनाने शुरू कर देता है जिसे हम कुकून कहते हैं। ये जो फाइबर्स की कवरिंग होती है ये प्रोटीन से बनी होती है एंड ऑन एक्सपोजर टू एयर ये बहुत ही हार्ड बन जाती है और इसी में से सिल्क फाइबर हम ऑब्टेन करते हैं। तो इसके बाद ये जो है जब ये कवरिंग कंप्लीट हो जाती है तो कुकून बन जाता है इसके अराउंड। तो ये एक कुकून आपको मैंने शो किया है। इस कुकून के अंदर सिल्क वर्म एक रेस्ट स्टेज में चला जाता है। इस स्टेज में ना तो ये मूव करता है और ना ही ये फीड करता है और धीरे धीरे ये कुछ दिनों के बाद डेवलप करना शुरू कर देता है इनटू दी मॉथ। इसके अंदर इस कुकून के अंदर जो है सिल्क वर्म सिल्क मॉथ में डेवलप होना शुरू हो जाता है और इसको मैं आप एनलार्ज्ड फॉर्म में दिखाना चाहूँगी। सपोज़ ये आपका कुकून मैंने आपको दिखाया, जब इसके अंदर मॉथ कम्प्लीटली फुल्ली डेवलप हो गया है तो ये कुकून इस तरह से रप्चर हो जाता है और इसमें से मॉथ निकलकर फिर ये अडल्ट मॉथ जो है अपना लाइफ साइकिल रिपीट करना शुरू कर देता है। तो इस तरह लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म को हम 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज़ द अडल्ट स्टेज जिसमें हमारा फीमेल सिल्क मॉथ जो है वो मलबरी लीव्स पर एग ले करेगी। देन नेक्स्ट स्टेज इज़ द एग स्टेज जिसमें हमने देखा कि फीमेल ने हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले किए। फिर ये एग्स जो हैच करके कैटरपिलर जिसे सिल्क वर्म भी कहते हैं, इस स्टेज को फिर लार्वल स्टेज कहते हैं। ये लार्वा जब मलबरी लीव्स को खाकर बड़े हो जाते हैं तो ये अपने अराउंड कुकून डेवलप करने लग जाते हैं। इस स्टेज को जब कुकून डेवलप हो चुका है और इस कुकून के अंदर सिल्क मॉथ डेवलप हो रहा है, इस स्टेज को प्यूपल स्टेज कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। देयर आर 5 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। सिल्क फाइबर कैसे बनता है उसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला है कलेक्शन ऑफ कुकून्स। कुकून्स को सबसे पहले कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर उनको सन में ड्राई किया जाता है या फिर धूप में सुखाया जाता है या फिर उनको गर्म पानी में बॉईल कर दिया जाता है या स्टीम किया जाता है। मैंने यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी बेटा, अभी मैंने आपको लाइफ साइकिल में बताया था कि कुकून के अंदर सिल्क वर्म होता है। सिल्क वर्म जो है वो अपने आसपास फाइबर सिक्रीट करता है और उससे कुकून बनता है। तो जब यहाँ पर हमने कुकून्स को कलेक्ट किया और उनको जब हमने बॉईल किया, बॉईल करने वक्त हम क्या कर रहे हैं, इन कुकून्स के अंदर हमने सिल्क वर्म को भी मार दिया। So I would like to stress here on one point here children, that during the processing of silk, these silkworms are killed inside the cocoons when the cocoons are boiled in the boiling water. Next point is reeling of silk. इसमें क्या किया जाता है कि सिल्क फाइबर को कुकून्स में से निकाल लिया जाता है।
अब इसके बाद स्पिनिंग की जाती है। स्पिनिंग में क्या करते हैं, फाइबर्स को ट्विस्ट करके थ्रेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और लास्ट स्टेप है वीविंग। वीविंग में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था दैट देयर इज द horizontal like this and vertical arrangement of the threads like this, and the silk threads are then converted into silk fibers. So this was all about the processing of silk. I hope students you must have enjoyed studying this chapter with me. Thank you.